कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन वो तुकबंदी जरूर करता है। मशहूर लेखक मार्क ट्वेन के इसी विचार के साथ आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी श्रृंखला का ये तीसरा और बेहद अहम विषय है, जिसमें हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जहां इतिहास की गूंज आज भी सुनाई देती है। आज हम जापान, चीन और ताइवान के बीच सुलगते तनाव की गहराई में उतरेंगे। हमारी ये पूरी बातचीत ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में छपे एक शानदार लेख पर आधारित है। हमारा मकसद इस उलझे हुए राजनयिक संकट की ऐतिहासिक जड़ों, आज के जियोपॉलिटिकल दांवपेच और इस पूरे क्षेत्र पर इसके असर को समझना है। खास तौर पे UPSC की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो हुआ ये है कि जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के एक बयान ने टोक्यो और बीजिंग के बीच एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री तकाइची ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया सिर्फ एक बयान से? इतना कुछ, बिल्कुल। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। उन्होंने 7 नवंबर को जापानी संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान इसे अपने लिए एक अस्तित्व के लिए खतरनाक स्थिति यानी सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन मानेगा। अब ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, इसके गहरे कानूनी मायने हैं। अच्छा, अस्तित्व के लिए खतरनाक स्थिति, ये सुनने में तो काफी गंभीर लगता है। इसके कानूनी मायने क्या हैं? जापान के लिए इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि इस बयान के आधार पर जापान को कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस या सामूहिक आत्मरक्षा का इस्तेमाल करने का हक मिल जाता है। सामूहिक आत्मरक्षा? हाँ, आसान भाषा में कहें तो अगर ताइवान पर हमला होता है तो जापान ये कहकर अपनी सेना भेज सकता है कि ये हमला हमारे अस्तित्व के लिए भी खतरा है। ये जापान की अब तक की नीति से एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं कि जापान अब तक इस मामले पर चुप रहता था? काफी हद तक। जापान की नीति को रणनीतिक अस्पष्टता या स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी कहा जाता था। हाँ। मतलब वो साफ साफ नहीं बताते थे कि ताइवान पर हमले की सूरत में वे क्या करेंगे। अच्छा। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा था कि ताइवान का संकट जापान का संकट है, लेकिन उनके बयान में वो कानूनी पैनापन नहीं था जो तकाइची के बयान में है। तकाइची का बयान सीधे सीधे सैन्य हस्तक्षेप की संभावना का दरवाजा खोलता है। ये अगर मगर से हाँ हम करेंगे की तरफ एक बड़ा कदम है। समझ गई। तो जाहिर है बीजिंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही? जैसी उम्मीद थी, बहुत तीखी। चीन ने तुरंत औपचारिक विरोध दर्ज कराया। उन्होंने टोक्यो पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर अपनी ताइवान नीति को तोड़ मरोड़ रहा है। और ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा। इसके जवाब में कई राजनैतिक और आर्थिक जवाबी कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गईं। माहौल एकदम से गर्म हो गया। यहाँ ये समझना वाकई दिलचस्प हो जाता है कि चीन की प्रतिक्रिया इतनी तीखी क्यों है। देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। चीन की ये जो संवेदनशीलता है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। बात शुरू होती है इंपीरियल जापान के दौर से, जब उन्होंने ताइवान को अपना उपनिवेश बनाया और फिर 20वीं सदी में चीन पर हमला किया। हाँ, वो इतिहास तो बहुत बहुत दर्दनाक रहा है। बिल्कुल। और चीन के राजनीतिक विमर्श में राष्ट्रीय अपमान की सदी या सेंचुरी ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन की अवधारणा बहुत मजबूत है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPC का पूरा नैरेटिव इसी पर बना है। वो कैसे? उनका नैरेटिव ये है कि मंचू शासित किंग राजवंश ने चीनी साम्राज्य को कमजोर किया, विदेशी ताकतों ने हमें अपमानित किया और अब CPC के नेतृत्व में राष्ट्र फिर से मजबूत हो रहा है। अच्छा, तो ताइवान का मुद्दा उनकी सत्ता की वैधता से जुड़ा है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसीलिए वो देशभक्ति शिक्षा अभियान चलाते हैं, जिसमें इन ऐतिहासिक यादों का इस्तेमाल किया जाता है। कई राज्य प्रायोजित परियोजनाएं हैं जो जापानी अत्याचारों की यादों को संकलित करती हैं। 13 दिसंबर को तो एक राष्ट्रीय स्मारक दिवस भी मनाया जाता है। तो ये ऐतिहासिक भावना आज भी उनके फैसलों पर असर डालती है? बिल्कुल। और यही भावना हमें भारत, जापान और ताइवान के साथ चीन के मौजूदा क्षेत्रीय विवादों में भी दिखती है। ये राष्ट्रीय अपमान की सदी वाली बात वाकई चौंकाने वाली है। ऐसा लगता है कि 100 साल पुरानी बातें आज भी बीजिंग की विदेश नीति तय कर रही हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ इतिहास का बोझ है, या आज के जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर भी कुछ ऐसा हो रहा है जो इस आग को और हवा दे रहा है? बिल्कुल,
ये सिर्फ इतिहास नहीं है। इतिहास उस बारूद की तरह है जो पहले से मौजूद है, लेकिन आज की भू राजनीति उस चिंगारी का काम कर रही है। इसमें सबसे बड़ा किरदार है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। उनकी लीडरशिप में ताइवान का पुनर्एकीकरण एक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। सीपीसी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस में उन्होंने साफ कहा था कि वो इसके लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकेंगे। एकदम सही। और चीन की इस आक्रामकता को हवा मिल रही है अमेरिका की बदलती रणनीति से। यहाँ जो बात आकर्षक है वो है अमेरिकी रणनीति का प्रभाव, खासकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय से। ट्रंप? उन्होंने क्या किया था? ट्रंप ने एक G2 ढांचे का विचार रखा था, जिसका मोटा मोटा मतलब था कि दुनिया को अमेरिका और चीन के प्रभाव क्षेत्रों में बांट दिया जाए। इससे बीजिंग को लगा कि अमेरिका शायद इस क्षेत्र से पीछे हट रहा है। लेकिन अब तो हालात बदल गए हैं, खासकर अगर हम ट्रंप 2.0 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 यानी NSS 2025 को देखें, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। बिल्कुल। NSS 2025 ताइवान के महत्व को साफ तौर पर स्वीकार करता है, और 3 बड़ी वजहों से। अच्छा, क्या है वो वजह? पहली, ताइवान दुनिया का सेमीकंडक्टर हब है। दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप्स यहीं बनते हैं। दूसरा, इसकी लोकेशन। ये फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा है जो चीन को प्रशांत महासागर में सीधे पहुंचने से रोकती है। और तीसरा, यहां से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग गुजरते हैं। तो अमेरिका किसी भी कीमत पर ताइवान को खोना नहीं चाहता। सही पकड़ा। और NSS 2025 ये भी साफ करता है कि चीन को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। वो जापान जैसे अपने सहयोगियों से कह रहा है कि आप भी अपना रक्षा खर्च बढ़ाएं और जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना को अपने बंदरगाहों और अड्डों तक पहुंच दें। तो एक तरह से अमेरिका जापान को इस लड़ाई में आगे कर रहा है, कह सकते हैं। ये तो अमेरिकी पक्ष हुआ, लेकिन चीनी रणनीतिकार इस पूरी बिसात को कैसे देख रहे हैं? जाहिर है वे इसे अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश के तौर पर देखते होंगे। बिल्कुल। स्रोत में इस पर कुछ चीनी विद्वानों के विचार दिए गए हैं जो हमें उनकी सोच की एक झलक देते हैं। जैसे चीन की रेनमिन यूनिवर्सिटी के जिन कैनरोंग हैं। उनका मानना है कि ताइवान स्वतंत्रता बल, यानी जो लोग ताइवान की आज़ादी की बात करते हैं, उन्हें जापान और अमेरिका जैसे देश शह दे रहे हैं। वो उन्हें लगातार आक्रामक होती ताकतों के रूप में देखते हैं जो चीन के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही हैं। तो उनके लिए ये एक बाहरी उकसावा है। हाँ, और वो अमेरिकी NS 2025 को चीन के पुनः एकीकरण के मिशन का सीधा विरोधी मानते हैं। उनकी भविष्यवाणी है कि यही रणनीति भविष्य में तनाव और टकराव का सबसे बड़ा कारण बनेगी। और क्या कोई और नजरिया भी है? हाँ, एक और दिलचस्प नजरिया शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के वू जिनान का है। उनका तर्क थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि जापान के अंदर जो दक्षिणपंथी यानी राइट विंग तत्व हैं, वो चीन के खतरे का डर दिखाकर अपने देश के शांतिवादी संविधान को बदलना चाहते हैं। मतलब वो चीन को एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जापान फिर से एक बड़ी सैन्य ताकत बन सके, शायद परमाणु क्षमता भी हासिल कर ले। ठीक यही वू का मानना है कि ताकाइची का बयान सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे उनकी घरेलू राजनीति भी है। वो अपने रूढ़िवादी वोट बैंक को मजबूत करना चाहती हैं। साथ ही वो अमेरिकी विदेश नीति का ध्यान यूरोप या मध्य पूर्व से हटाकर पूर्वोत्तर एशिया पर बनाए रखना चाहती हैं, ताकि अमेरिका का सुरक्षा कवच जापान पर बना रहे। वू एक और बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक बात कहते हैं कि जापान के रूढ़िवादी अभिजात वर्ग के लिए ताइवान का एक भावनात्मक मूल्य है, क्योंकि ये जापानी साम्राज्य की पहली औपनिवेशिक विजय थी। वाह! तो एक चीनी स्कॉलर इसे अमेरिका की साजिश बता रहा है और दूसरा इसे जापान की अंदरूनी राजनीति और ऐतिहासिक महत्वाकांक्षाओं से जोड़ रहा है। जाहिर है चीन में भी इस पर अलग अलग राय है। बिल्कुल, और सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। ये बाहरी दबाव और अंदरूनी राजनीति का एक मिला-जुला खेल है। हमने चीन का पक्ष सुना, अमेरिका की भूमिका को समझा, लेकिन अब जापान की तरफ लौटते हैं। आखिर टोक्यो इस तरह का जोखिम क्यों ले रहा है? उनकी अपनी क्या मजबूरियां और उद्देश्य हैं? देखिए, टोक्यो के लिए 2 रेड लाइंस हैं जो एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। पहली रेड लाइन है ताइवान के खिलाफ किसी भी एक तरफा सैन्य कार्रवाई को रोकना, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसका सीधा असर जापान पर पड़ेगा। और दूसरी रेड लाइन पहली से ही निकलती है। अगर ताइवान पर हमला होता है तो ये सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं रहेगा, ये सीधे तौर पर जापान के संप्रभु क्षेत्र और उसके नागरिकों के लिए खतरा पैदा करेगा, खासकर सेनकाकू द्वीप और ओकिनावा के पास। बिल्कुल, वो इलाके ताइवान के बहुत करीब हैं।
तो ये उनके लिए कोई सैद्धांतिक मुद्दा नहीं है, ये उनकी अपनी सुरक्षा का सवाल है। तो ये रेड लाइंस असल में उनकी सुरक्षा की लक्ष्मण रेखा है। लेकिन फिर भी तकाइची का बयान एक बहुत बड़ा कदम था। जैसा आपने कहा, ये एक सोची समझी नीतिगत घोषणा नहीं थी, बल्कि संसद में दिया गया एक जवाब था। तो इसके पीछे की मंशा क्या थी? क्या ये सिर्फ गलती से मुंह से निकल गया? नहीं, गलती नहीं थी। भले ही ये एक तत्काल दिया गया जवाब था, लेकिन इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति के 3 पहलू नजर आते हैं। पहला है निवारण, यानी डिटरेंस। मतलब चीन को ये संदेश देना कि हमला करने की सोचना भी मत, क्योंकि इसकी कीमत बहुत भारी पड़ेगी। बिल्कुल। चीन जिस तेजी से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है और आक्रामक कूटनीति अपना रहा है, जापान उसकी लागत को बढ़ाना चाहता है। दूसरा पहलू है गठबंधन की राजनीति, यानी अलायंस पॉलिटिक्स। जापान ये दाव अकेले नहीं खेल रहा। वो अपनी हर प्रतिक्रिया को अमेरिका के साथ अपनी संधि और उसकी सुरक्षा गारंटी के साथ जोड़ रहा है। इससे उसका खुद का जोखिम कम हो जाता है। और तीसरा है घरेलू संकेत, यानी डोमेस्टिक सिग्नलिंग। ताकाइची का बयान उनके रूढ़िवादी मतदाताओं को एक साफ संदेश देता है, जो बीजिंग के प्रति एक मजबूत और सख्त रुख का समर्थन करते हैं। तो ये एक तीर से 3 शिकार करने जैसा है। चीन को डराना, अमेरिका को साथ रखना और अपने वोटरों को खुश करना। हाँ, कह सकते हैं। और इन संकेतों को जमीन पर उतारने के लिए ही हम शायद हाल ही में अमेरिका और जापान के बड़े-बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास देख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी बॉम्बर और जापानी लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ानें भरी हैं। हाँ, ये चीन और रूस के अभ्यासों के जवाब में शक्ति का खुला प्रदर्शन है। ये सिर्फ बयानों का खेल नहीं है, इसे जमीन पर सैन्य तैयारियों से मजबूती दी जा रही है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इतिहास का बोझ, भू राजनीति का खेल, घरेलू दबाव, ये सब मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक मिश्रण लग रहा है। क्या हम सच में एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि क्या ये तनाव किसी असली लड़ाई में बदल सकता है। और अफसोस की बात है कि जोखिम सच में मौजूद हैं और बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा है किसी ऑपरेशनल दुर्घटना का। ऑपरेशनल दुर्घटना मतलब कोई जानबूझकर हमला नहीं, बल्कि एक हादसा। हाँ, सोचिए, दक्षिण चीन सागर के तंग समुद्री या हवाई गलियारों में चीनी और जापानी जहाज या विमान एक दूसरे के बहुत करीब गश्त कर रहे हैं। ऐसे में किसी जहाज का टकरा जाना या किसी विमान का रडार दूसरे पर लॉक हो जाना या बहुत करीब से गुजरना, हाँ, ऐसी किसी भी छोटी सी घटना को दूसरा पक्ष जानबूझकर किया गया हमला समझ सकता है। और तनाव के ऐसे माहौल में एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा सकती है। दिसंबर की शुरुआत में हुई रडार लॉक की घटना इसका ताज़ा उदाहरण है। और इसके अलावा भी कोई खतरे हैं? बिल्कुल। जापान ने हाल ही में योनागोनी द्वीप पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई है। ये द्वीप ताइवान से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर? ये तो बहुत ही पास है। हाँ, इतनी करीबी से सैन्य मौजूदगी टकराव की आशंका को और बढ़ा देती है। और तीसरा और सबसे बड़ा खतरा है राजनयिक गुंजाइश का कम होना। जब दोनों देश एक दूसरे पर व्यापारिक प्रतिबंध जैसे दंडात्मक उपाय करते हैं या पांडा डिप्लोमेसी जैसी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो बातचीत के रास्ते बंद होने लगते हैं। मतलब जब डिप्लोमेट बात करना बंद कर देते हैं, तो जनरल बात करना शुरू कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। इससे विवादों के सैन्यकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। हर मसले को सिर्फ सैन्य नजरिए से देखा जाने लगता है और शांतिपूर्ण समाधान की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो संक्षेप में कहें तो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इसका दोहरा खतरा है। एक तरफ एक छोटी सी घटना के बड़े संघर्ष में बदलने का खतरा बढ़ गया है और दूसरी तरफ किसी भी टकराव के एक पूर्ण युद्ध में बदलने का मूलभूत जोखिम भी अब पहले से कहीं ज्यादा है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि जापान, चीन, ताइवान का ये मुद्दा किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई परतों वाले कारकों से प्रेरित है। इसमें गहरे ऐतिहासिक जख्म है, अमेरिका से जुड़ी आज की सुपर पावर वाली होड़ है और दोनों देशों के नेताओं की अपनी घरेलू राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। ये एक बहुत ही जटिल और खतरनाक मिश्रण है। बिल्कुल। और आने वाले हफ्ते ये तय करने में बहुत महत्वपूर्ण होंगे कि क्या दोनों पक्ष इस टकराव को बढ़ने से रोक पाते हैं और संकट प्रबंधन की ओर बढ़ते हैं, या फिर स्थिति और ज्यादा बिगड़ती है। दोनों देशों का अगला कदम या तो इस तनाव को कम कर सकता है या इसे और भड़का सकता है। आज की इस गहरी बातचीत के बाद हमारे श्रोताओं, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस बदलते हुए भू राजनीतिक समीकरण में, जहां 100 साल पुराने विवाद और आज के रणनीतिक हित आपस में बुरी तरह उलझे हुए हैं, भारत जैसे देश के लिए अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करने की
क्या चुनौतियां और अवसर हो सकते हैं, उसे किसका पक्ष लेना चाहिए या एक नया रास्ता बनाना चाहिए, ये हमारा आज का तीसरा महत्वपूर्ण विषय था। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस विषय पर आपके कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।